Hello everyone to class 9th CBSE. Okay, so today we will see you are welcome to the Charte coaching classes Jalna. Today we will see the introductory part of 9th lesson of our science subject. This is one of the lesson from the physics series. Okay, 9th lesson, that is the forces and laws of motion. Okay, from this lesson we will first of all study the basic concept regarding this lesson. Okay, so welcome to all of your students. First of all, from this title of this chapter, that is a force and laws of motion. Okay, now one by one we will conclude all the points regarding this lesson. First of all, we will start about the force. Okay, the force, this is the, what is the force? Force is the physical quantity. Okay, force is an physical quantity. What is the physical quantity? The quantity which can be measured is known as the physical quantity. Okay, so first of all we will elaborate the definition of the force. First, what is the force? Force is an physical quantity. Force is an physical quantity. Okay, force is an physical quantity. Physical quantity means the quantity which can be measured. Okay, now after the application of force, what will happen? जब हम force apply करते हैं तब क्या होता है? When we apply the force, there will be the change in the state of an object. Object की state जो होती है वो वहाँ पर change हो जाती है. ठीक है, सपोज ये पेन है. अब ये पेन कौन सी कंडीशन में है? स्टेशनरी कंडीशन में है, रेस्ट कंडीशन में है. जब मैं इसके ऊपर फोर्स अप्लाई करता हूं, व्हेन आई एम अप्लाइंग द फोर्स ऑन दैट पेन, व्हेन आई एम अप्लाइंग द फोर्स ऑन दैट मार्कर, द पेन स्टार्ट्स गेटिंग टू मूव. ये पेन क्या हो जाता है? मूव करना स्टार्ट कर देता है. मीन्स ये क्या कर रहा है? ऑब्जेक्ट की जो स्टेट है ये क्या कर रहा है? यहाँ पर चेंज कर रहा है. सो आई विल डिफाइन द फोर्स एज द फोर्स इज अ फिजिकल क्वांटिटी इज when applied on an object, it will change size or shape and the state of an object. Okay, now what is this size and shape? स्टेट के बारे में तो हमने यहाँ पर डिस्कशन कर लिया है. स्टेट यहाँ पर चेंज होता है ऑब्जेक्ट का जब हम ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स अप्लाई करते हैं तब. ओके, अब ये साइज और शेप के अंदर कैसे चेंज आता है? नाउ हाउ द साइज एंड शेप गेट चेंजेस व्हेन वी आर अप्लाइंग द फोर्स ऑन दैट ऑब्जेक्ट. ओके, व्हेन आवर मॉम मेक्स द चपातीज इन द किचन, व्हाट द मॉम डू? First of all, mom take the wheat flour. Okay, mom exert the force on that wheat flour. That वो बेलन से क्या करती है मॉम? उसके ऊपर फोर्स अप्लाई करती है और वहाँ पर क्या हो जाता है? चपाती के अंदर वहाँ पर चेंजेस आ जाते हैं. या फिर आप एक एग्जांपल ऐसा भी ले सकते हो. सपोज एक बलून है, बलून के अंदर हमने एयर फिल की है. बलून को आप क्या कर रहे हो? कंप्रेस कर रहे हो, या फिर बलून के ऊपर हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं. जैसे ही बलून के ऊपर आप फोर्स अप्लाई करोगे तो उस बलून का साइज शेप क्या होने वाला है? चेंज होने वाला है. ठीक है, मीन्स व्हेन वी आर अप्लाइंग द फोर्स ऑन दैट ऑब्जेक्ट, द साइज, शेप, और वी कैन से दैट देयर विल आल्सो कैन बी चेंज इन द स्टेट ऑफ दैट ऑब्जेक्ट. ओके, नाउ हमारे टेक्स्ट बुक में इसको डिफाइन कैसे किया गया है? यहाँ पर आपको दिया गया है कोई भी ऑब्जेक्ट है, जब उसको हम पुश करते हैं या फिर पुल करते हैं या फिर हिट करते हैं तब उस ऑब्जेक्ट का जो स्टेट है वो चेंज होता है. ओके, तो इसको भी हम यहाँ पर डेफिनेशन में इंक्लूड कर सकते हैं. व्हेन वी आर पुशिंग द ऑब्जेक्ट, और वी कैन से दैट पुलिंग दैट ऑब्जेक्ट, और वी कैन से दैट हिटिंग दैट ऑब्जेक्ट. जब ये सभी एक्टिविटीज हम कोई भी ऑब्जेक्ट के ऊपर करेंगे तब ऑब्जेक्ट क्या होने वाला है? वहां पर ऑब्जेक्ट के अंदर क्या होगा? स्टेट के अंदर चेंज आने वाला है. चेंज इन स्टेट ऑफ दैट ऑब्जेक्ट. चेंज इन स्टेट, स्टेट में के अंदर क्या हो जाएगा? यहाँ पर चेंज आने वाला है. ओके, स्टेट का मीनिंग समझ गया होगा आपको. मीन्स ये पेन अभी मार्कर क्या है? रेस्ट कंडीशन में है. जब हम इसके ऊपर फोर्स अप्लाई करते हैं ये क्या हो जाता है? इसकी जो स्टेट है ये अब रेस्ट कंडीशन में है. फोर्स अप्लाई करने के बाद ये मोशन में आ जाता है, तो यहाँ पर क्या हो गया? स्टेट इसका
चेंज हो गया। ओके, सो ये दिस इज द सिंपल फंडामेंटल पार्ट रिगार्डिंग दिस फोर्स। ओके, नाउ फोर्सेस आर ऑफ टू काइंड्स, दो काइंड्स के फोर्सेस होते हैं। कौन से काइंड्स के फोर्सेस होते हैं? लेट्स सी, देयर आर टू काइंड्स ऑफ फोर्सेस आर देयर, टू काइंड्स ऑफ फोर्सेस। फर्स्ट इज द कॉन्टैक्ट फोर्सेस, यहां पर मैं एक छोटा पाई चार्ट बना देता हूं आपके लिए। दिस इज अ सिंपल चार्ट। ओके, फर्स्ट इज द कॉन्टैक्ट फोर्स एंड सेकंड इज द नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। नाउ व्हाट इज द कॉन्टैक्ट फोर्स, इसके बारे में आपने पढ़ा है प्रीवियस स्टैंडर्ड्स में, बट हम यहाँ पर एक डिटेल इंट्रोडक्टरी पार्ट ले रहे हैं इस लेसन का। कई सारा पार्ट इसका जो मैं यहाँ पर ले रहा हूँ वो टेक्स्ट बुक में नहीं है अपने, बट ये अपने को पता होना चाहिए। जैसे हम आगे की स्टैंडर्ड्स में जाने वाले हैं तो ये सभी पार्ट अपने को पता होना चाहिए। हम कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स जैसे आगे देने वाले हैं वैसे सभी पॉइंट्स आपको यहाँ पर क्लियर होने चाहिए। सो व्हाट इज द कॉन्टैक्ट फोर्स? द फोर्स विच इज अप्लाइड ऑन दैट ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब कोई भी ऑब्जेक्ट है उसके ऊपर जब मैं फोर्स अप्लाई करूंगा, ओके, पहले मैं इसका डेफिनेशन आपको बोल देता हूं। व्हाट इज द कॉन्टैक्ट फोर्सेस? व्हेन वी आर अप्लाइंग द फोर्स ऑन दैट ऑब्जेक्ट विद द हेल्प ऑफ फिजिकल कॉन्टैक्ट और बाय मेकिंग द फिजिकल कॉन्टैक्ट, दैट फोर्सेस इज नोन एज द कॉन्टैक्ट फोर्सेस। उन फोर्सेस को कॉन्टैक्ट फोर्सेस कहा जाता है। ओके, द फोर्सेस विच आर एक्सपीरियंस्ड और अप्लाइड ऑन दैट ऑब्जेक्ट with the help of physical contact by making the physical contact on that object is known as the contact forces. Okay, now what is the non-contact forces? Non-contact forces means the body experienced the forces which are not in any of the contact, okay, without the physical contact। जो विदाउट फिजिकल कॉन्टैक्ट से जो फोर्सेस अराइज होते हैं उन्हें नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस कहा जाता है, और जो फोर्सेस विद दी हेल्प ऑफ फिजिकल कॉन्टैक्ट से डेवलप होते हैं उनको कॉन्टैक्ट फोर्सेस कहा जाता है। अब कॉन्टैक्ट फोर्सेस के कुछ एग्जांपल्स हम यहाँ पर स्टडी करेंगे। इसके भी 4 to 5 टाइप्स होते हैं, इसके 2 to 3 टाइप्स हम यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। कॉन्टैक्ट फोर्सेस के अंदर फर्स्ट टाइप मैं यहाँ पर डिस्कस करूंगा, दैट इज द फ्रिक्शनल फोर्स। फ्रिक्शनल फोर्स। Now what is the frictional force? फ्रिक्शनल फोर्स क्या होता है? सपोज अ बुक इज लाइंग ऑन द टेबल। ठीक है, एक टेबल है जिसके ऊपर बुक लाई कर रही है। हम क्या करते हैं, उस बुक को स्लाइड करते हैं। वी आर स्लाइडिंग दैट बुक और वी आर कीपिंग दैट बुक इन अवर हैंड। ओके, जैसे ही हम वो बुक हमारे हैंड में लेते हैं तो वो बुक के नीचे का जो सरफेस होता है, वो जो टेबल होता है, वो क्या करता है, उसको अपोजिट डायरेक्शन में पुश करता है। The table pushes the book to the opposite direction and we are pulling that book in our direction। तो यहाँ पर डायरेक्शन के अंदर क्या होता है, चेंज आता है। फ्रिक्शनल फोर्स इज द अपोजिट फोर्स। ओके, व्हेन वी आर प्लेइंग द क्रिकेट, व्हेन वी हिट द बॉल विद द हेल्प ऑफ बैट, okay, the ball gets slides into the ground, the ball gets slides into the ground and ball starts some after covering some distance। कुछ डिस्टेंस कवर करने के बाद क्या हो जाता है, बॉल वहां पर स्टॉप हो जाता है। क्यों होता है? क्यों होता है? क्योंकि ग्राउंड क्या करता है, बॉल के ऊपर फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट करता है। बॉल तो सामने जा रहा है बट ये ग्राउंड क्या करता है, बॉल के ऊपर अपोजिट फोर्स एक्ट करता है और ये यहाँ पर फ्रिक्शनल क्रिएट करता है। फ्रिक्शन क्रिएट करने की वजह से, अपोजिट फोर्स क्रिएट होने की वजह से वो बॉल वहां पर स्टॉप हो जाता है। तो दिस इज ड्यू टू द कॉन्टैक्ट फोर्सेस। नाउ सेकंड टाइप ऑफ फोर्स, दैट इज द नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। नॉर्मल रिएक्शन फोर्स क्या होता है? सपोज माई वेट इज 70 kg। ओके, मेरा वेट सपोज यहाँ पर 70 kgs है। आई एम अप्लाइंग 70 kgs ऑन द लैंड, आई एम अप्लाइंग 70 kgs ऑन द सर्फेस ऑफ द अर्थ, अर्थ ऑल्सो अप्लाइंग 70 kgs ऑन मी। ओके, अर्थ भी क्या कर रही है, 70 kgs मेरे ऊपर अप्लाई कर रही है अपोजिट डायरेक्शन के अंदर, इसलिए मैं यहाँ पर आपके सामने खड़ा हूँ। इफ आई एम अप्लाइंग 70 kgs ऑन द अर्थ एंड अर्थ अप्लाइंग 65 kgs ऑन मी, देन आई कैन स्टैंड ओवर हियर? नो, आई विल नॉट स्टैंड ओवर हियर, मैं गिर जाऊंगा नीचे। तो यहां पर क्या होना चाहिए, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स मींस मैंने ये सपोज ये पेन को यहां पर होल्ड किया है, पेन यहां पर 0.5 kg अगर मेरे हैंड के ऊपर अप्लाई करता है तो मेरा हैंड भी उसके ऊपर 0.5 kg अप्लाई करेगा, तभी ये जो मार्कर है ये यहाँ पर होल्ड रहेगा। तो दिस इज अ नॉर्मल रिएक्शन फोर्स विच इज द कॉन्टैक्ट फोर्स। नाउ द थर्ड टाइप ऑफ फोर्स,
that is the tension force. Tension force. Now what is the tension force? Suppose this is the rigid support and one of the string over here. एक रिजिड सपोर्ट ले लिया मैंने यहाँ पर, ये रिजिड सपोर्ट होता है, और ये यहाँ पर मैंने एक स्ट्रिंग ले ली, ठीक है, दिस इज द स्ट्रिंग, एंड इस स्ट्रिंग को हमने क्या किया, एक यहाँ पर ऑब्जेक्ट अटैच कर लिया. ओके, वी आर अटैच्ड द ऑब्जेक्ट टुवर्ड द स्ट्रिंग. ओके, दिस इज द वन ऑफ द बॉडी एंड विच इज अटैच्ड टू द स्ट्रिंग. ओके, नाउ व्हाट विल हैपन, दिस बॉडी पुल्स द स्ट्रिंग टुवर्ड्स द डाउनवर्ड साइड बिकॉज ऑफ इट्स वेट. इस बॉडी के ऊपर कुछ ना कुछ वेट होने वाला है, इस वजह से ये क्या करेगा, इस स्ट्रिंग को डाउनवर्ड पुल करने वाला है. तभी उस सेम वे में क्या होता है, ये बॉडी क्या करती है, यहाँ पर डाउनवर्ड, यहाँ पर क्या करती है, इसको पुल करती है. वैसे ही यहाँ पर ये स्ट्रिंग क्या करने वाला है, यहाँ पर द स्ट्रिंग ऑल्सो पुलिंग दैट ऑब्जेक्ट टुवर्ड्स द अपवर्ड साइड. ओके, द स्ट्रिंग इज पुलिंग दैट ऑब्जेक्ट टुवर्ड्स द अपवर्ड साइड. स्ट्रिंग इज पुलिंग अपवर्ड एंड दिस बॉडी इज पुलिंग द स्ट्रिंग टुवर्ड्स द डाउनवर्ड. यहाँ पर ये डाउनवर्ड फोर्स है, यहाँ पर ये अपवर्ड फोर्स है. इस वजह से क्या होता है, इस स्ट्रिंग के अंदर, इन दैट स्ट्रिंग देयर इज अ प्रोडक्शन ऑफ टेंशन ओवर हियर. इस स्ट्रिंग के अंदर यहाँ पर टेंशन प्रोड्यूस हो जाता है, एंड बिकॉज ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ टेंशन देयर विल बी द टेंशन फोर्स ओवर हियर. तो यहाँ पर इसलिए यहाँ पर क्या हो जाता है, टेंशन फोर्स यहाँ पर अराइज हो जाता है. ओके, सो दिस इज द सिंपल पार्ट रिगार्डिंग दिस टेंशन फोर्स. ओके, नाउ नेक्स्ट टाइप ऑफ फोर्स, that is the spring force. Now spring force also is an contact force. हम यहाँ पर contact force की बात कर रहे हैं, नॉन कॉन्टैक्ट के बारे में मैंने अभी तक बात नहीं की है. spring forces, suppose this is one of the fixed end, ये एक फिक्स एंड है. ओके, अब ये फिक्स एंड से एक स्प्रिंग अगर यहाँ पर अटैच है, दिस इज द स्पाइरल स्प्रिंग ओवर हियर. ठीक है, इफ वी आर स्ट्रेचिंग दिस स्ट्रिंग, ओके, इफ वी आर पुलिंग दिस स्ट्रिंग, देयर विल बी द इलोंगेशन इन द स्ट्रिंग. ओके, अगर मैं इसको क्या कहता हूं, स्ट्रेच करता हूं, इफ आई एम पुलिंग दिस स्ट्रिंग देयर विल बी द इलोंगेशन इन द स्ट्रिंग बिकॉज ऑफ दिस कॉन्टैक्ट फोर्स. ओके, इफ आई एम पुलिंग दिस स्ट्रिंग, मैं अगर इस स्ट्रिंग को पुल करता हूं, व्हेन आई एम पुलिंग दैट स्ट्रिंग देयर विल बी द कंप्रेशन इनटू दैट स्ट्रिंग ओवर हियर. ओके, व्हेन आई एम पुलिंग दैट स्प्रिंग देयर विल बी द कंप्रेशन इन दैट spring. So this compression and the rarefaction, or we can say that compression and the elongation is due to the contact between them. So this is the one of the force, that is the spring force. Okay, now the next force we can say that collision. Now what is the collision? Collision means suppose there are two bodies are there. Okay, suppose there are two bodies, suppose this is the A body and this is the B body. Okay, now at the same time A body applies the force on the B body. Okay, suppose A body क्या कर रही है, यहाँ पर B body के ऊपर फोर्स अप्लाई करती है. अगर A body B body के ऊपर फोर्स अप्लाई करती है तो उसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे हम, यहाँ पर F B A means A body is applying the force towards the B body. Okay, then if एट द सेम टाइम यहाँ पर क्या होता है, ए बॉडी बी बॉडी के ऊपर फोर्स अप्लाई करती है, तभी बी बॉडी भी क्या करती है, यहाँ पर ए बॉडी के ऊपर यहाँ पर फोर्स अप्लाई करती है. ए बॉडी अप्लाइज द फोर्स टुवर्ड्स द बी बॉडी, दैट फोर्स कैन बी रिप्रेजेंटेड एज ए एफ ए बी, मीन्स बी बॉडी इज अप्लाइंग फोर्स टुवर्ड्स द ए बॉडी. ठीक है, ये क्या होता है, सेम टाइम पे होता है. ओके, दिस रिएक्शन ऑकर्स एट द सेम टाइम, दिस इज नोन एज द एक्शन and this is the reaction. Action and reaction after collision, ये दोनों का कैसा होता है collision, this is the suppose B body है ये, और ये क्या है, यहाँ पर A body है, इन दोनों का यहाँ पर collision होता है, एक दूसरे की तरफ ये bodies आती है. after collision यहाँ पर क्या हो जाता है, separation हो जाता है. आफ्टर कोलिजन यहाँ पर क्या हो जाता है, सेपरेशन हो जाता है. सो कोलिजन की वजह से भी क्या है, यहाँ पर एक कॉन्टैक्ट फोर्सेस है. ठीक है, तो ये मैं थोड़ा इतना फास्ट में इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि ये कोई हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है, बट ये हमें पता होना चाहिए, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है. हमारा काम यहाँ पर कंसेप्ट को क्लियर करना है, फंडामेंटल्स अपने को पता होने चाहिए, सिर्फ सिलेबस के पीछे भागना ये हमारा मोटो नहीं है. ओके, सो फर्स्ट हमने पढ़ा यहाँ पर फ्रिक्शनल फोर्स, सेकंड नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, थर्ड टेंशन फोर्स, फोर्थ इज द स्प्रिंग फोर्स, फिफ्थ इज द कोलिजन. ओके, ये सभी क्या है, कॉन्टैक्ट फोर्स है.
कॉन्टैक्ट फोर्स का मीनिंग मैंने आपको बताया, जो फिजिकल कॉन्टैक्ट से अराइज होने वाले फोर्सेस होते हैं उनको कॉन्टैक्ट फोर्सेस कहते हैं। नाउ व्हाट इज द नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस? नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस मीन्स द फोर्सेस विच आर एक्सपीरियंस्ड बाय द बॉडी विदाउट एनी फिजिकल कॉन्टैक्ट। कोई भी फिजिकल कॉन्टैक्ट के बिना लगने वाले फोर्सेस को नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस कहते हैं। इसका मैं यहां पर एग्जांपल लेता हूं, दैट इज अ ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स इज एन नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। अब ग्रेविटेशनल फोर्स नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स क्यों है? सपोज ए बॉल लाइंग ऑन द टेबल, सपोज एक बॉल है जो कि टेबल के ऊपर लाई करता है, अगर मैंने क्या किया, थोड़ा सा उसको टेबल को पुश कर दिया, इफ आई एम टिल्टेड दैट टेबल, द बॉल गेट्स रोल्ड ऑन दैट टेबल एंड बॉल गोज टूवर्ड दी डाउनवर्ड। तो यहाँ पर डायरेक्टली क्या हो जाता है, ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से बॉल डायरेक्टली नीचे आ जाता है। या फिर सपोज दिस इज द मार्कर, मार्कर को अगर मैंने यहाँ से छोड़ दिया, ठीक है, इसको मैंने होल्ड नहीं किया, तो मार्कर कहाँ जाने वाला है, डाउनवर्ड जाने वाला है। कोई मैंने इसके ऊपर फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ क्या, नहीं कर रहा हूँ, मीन्स ये नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है, कोई भी इसके ऊपर कॉन्टैक्ट नहीं है, इसलिए यहाँ पर इसको क्या बोलेंगे हम, ग्रेविटेशनल फोर्स। और एक यहाँ पर एक और पॉइंट आपको मैं ऐड करके बताऊंगा, एवरी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट्स द अदर ऑब्जेक्ट ड्यू टू इट्स मास। हर एक बॉडी क्या करती है, दूसरे बॉडी के ऊपर फोर्स एग्जर्ट करती है, क्योंकि उसके मास की वजह से, ओके, मास की वजह से एग्जर्ट करती है, एंड दिस इज नोन एज द ग्रेविटेशनल फोर्स। ये पेन भी अर्थ के ऊपर फोर्स एक्ट कर रहा है, ये दोनों के बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हम क्या बोलते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ओके, नाउ सेकंड इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स मतलब क्या होता है, देयर आर टू चार्जेस, दो तरीके के चार्जेस होते हैं, पॉजिटिव चार्ज एंड द नेगेटिव चार्ज। Okay, the force of attraction between these two charges, the force of attraction between these two charges is known as electrostatic force of attraction, is known as electrostatic force of attraction. These are the अनलाइक चार्जेस। ये कैसे चार्जेस हैं, दीज आर दी अनलाइक चार्जेस। अनलाइक चार्जेस के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। सर अब अनलाइक चार्जेस तो आपने बता दिया, लाइक चार्जेस क्या होते हैं, लाइक चार्जेस मीन्स पॉजिटिव पॉजिटिव, इन दोनों के बीच में क्या होता है, रिपल्शन होता है। निगेटिव निगेटिव के बीच में भी क्या होगा, रिपल्शन होने वाला है। ओके, सो लाइक चार्जेस है तो इनके बीच में रिपल्शन रहेगा, जबकि अनलाइक चार्जेस है तो वहां पर अट्रैक्शन होने वाला है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ये भी कौन से टाइप का फोर्स है, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है। ठीक है, इसके बाद थर्ड, दैट इज द लास्ट, दैट इज द मैग्नेटिक फोर्स। मैग्नेटिक फोर्स, नाउ व्हाट इज द मैग्नेटिक फोर्स? मैग्नेटिक फोर्स द फोर्स बिटवीन द पोल्स ऑफ मैग्नेट। दो पोल्स ऑफ मैग्नेट के बीच में जो फोर्स होता है उसको मैग्नेटिक फोर्स कहा जाता है। सपोज नॉर्थ पोल एंड द साउथ पोल, ओके, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, सपोज नॉर्थ एंड साउथ पोल के बीच में क्या रहेगा, अट्रैक्शन रहेगा, क्योंकि ये क्या है, अनलाइक पोल्स है। एंड लाइक पोल्स है, सपोज नॉर्थ एंड नॉर्थ है तो इन दोनों के बीच में रिपल्शन रहेगा। साउथ साउथ है, दोनों के बीच में रिपल्शन रहेगा। तो ये सभी क्या है, पार्ट रिगार्डिंग टू दी नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस। नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस के अंदर हमने देखा ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड द मैग्नेटिक फोर्स। ठीक है, तो फोर्स के ऊपर हमने यहां पर इतना डिस्कशन यहां पर किया है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज द बैलेंस एंड अनबैलेंस्ड फोर्स। व्हाट इज द बैलेंस फोर्स एंड व्हाट इज द अनबैलेंस्ड फोर्स? लेट्स सी। Let's see what is the balanced force and what is the unbalanced force. First, unbalanced force and balanced force. This is one of the important point. Okay, so what is the unbalanced force and balanced force? First, we will see what is the unbalanced force. What is the unbalanced force? Unbalanced force क्या होता है? ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इसका डेफिनेशन लिखता हूं, फिर हम उसको समझने का ट्राई करेंगे। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल, अनबैलेंस्ड फोर्स, टू फोर्सेस, ओके, टू फोर्सेस, सपोज देयर आर टू इंडिविजुअल फोर्सेस which are suppose there are two forces which are equal in magnitude, which are unequal करेंगे हम यहाँ पर, क्योंकि अनबैलेंस की बात कर रहे हैं अपन, unequal in magnitude
and opposite in direction is known as unbalanced फोर्स. ओके, नाउ व्हाट इज अनबैलेंस्ड फोर्स? मैंने इसका सिंपल डेफिनेशन लिख दिया है. अब ये डेफिनेशन हम समझेंगे. ठीक है, एक एग्जांपल देता हूं आपको. सिंपली क्या करना है, आपने एक टेबल लेना है. टेबल है सपोज अपने पास, और इसके ऊपर हमने क्या किया है, एक वुडन का ब्लॉक रखा है. ओके, इफ वी हैव प्लेस्ड द वुडन ब्लॉक ऑन दिस टेबल, देयर आर टू स्ट्रिंग्स आर देयर. ओके, दिस इज द एक्स स्ट्रिंग एंड दिस इज द वाई स्ट्रिंग. Okay, we are studying over here unbalanced forces. Okay, suppose one of the candidate is there and pushing this from this side and this is pulling from this side. Okay, एक कैंडिडेट यहाँ से पुल करता है, दूसरा कैंडिडेट इधर से पुल करता है, but here the candidate is pulling with the force of 5 Newton over here, and here the candidate is pulling the this Y string with the help of 10 Newton of force over here. Where the object will go? Where the object will go? The object will go toward the 10 Newton, because here is the more force than the x. Here is the more force than the x string over here. ठीक है, so two forces which are unequal in magnitude. Unequal in magnitude का मीनिंग क्या होता है? Unequal in magnitude means here 5 Newton है, here 10 Newton है. Equal है क्या दोनों? नहीं है. Unequal in magnitude, opposite in direction. This is one of the side and this is one of the side. This is the left side for me and this is the right side for me. Okay, these are the two opposite sides and these are the unequal magnitudes are there. This is known as the unbalanced force. In unbalanced force, the object gets displaces from its original position. This is the original position of that object, and object get displaces from its original position. Okay, so this is the simple point regarding this unbalanced forces. Now we will discuss about the balanced forces. Balanced forces क्या होता है देखेंगे. Balanced force. Now what is the balanced force? Okay, let's see. If there are two forces, two individual forces which are same statement I am regarding this. Okay, so the two forces which are equal in magnitude and opposite in direction is known as balanced force. ओके, इज नोन एज द बैलेंस्ड फोर्स. अब इसके अंदर मैंने चेंज कहां पर किया है, देखो, दिस इज द अनइक्वल एंड हियर ओवर दिस इज द इक्वल. ओके, मींस इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड अनइक्वल इन मैग्नीट्यूड, बट व्हाट इज द सेम ओवर हियर? अपोजिट इन डायरेक्शन इज द सेम ओवर हियर, अपोजिट इन डायरेक्शन इज द सेम ओवर हियर. सेम एग्जांपल वी विल रिपीट ओवर हियर. लेट्स सी, दिस इज द टेबल. Okay, this is the table and one of the wooden block is situated into this center position of that table. Here is the X string and here will be the Y string. Okay, suppose one of the candidate there pulling that X string with the 5 Newton of force. Here also one of the candidate that will stretching that string or pulling that string with the 5 Newton of force. Okay, where the block goes, ये ब्लॉक की मूवमेंट होगी क्या? यहाँ से नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पर भी 5 न्यूटन हम अप्लाई कर रहे हैं, यहाँ पर भी हम 5 न्यूटन अप्लाई कर रहे हैं, तो ये क्या हो गया? इक्वल मैग्नीट्यूड हो गया. इक्वल मैग्नीट्यूड है तो इस ब्लॉक की यहाँ पर कोई भी टाइप की मोशन होने वाली नहीं है. ठीक है, तो इसको ही हम क्या बोलेंगे? बैलेंस फोर्स. दिस इज द बैलेंस फोर्स है. दिस इज द बैलेंस फोर्स मींस इक्वल इन मैग्नीट्यूड. मैग्नीट्यूड का मीनिंग क्या होता है? इक्वल इन मैग्नीट्यूड फोर्सेस. फोर्सेस का जो मैग्नीट्यूड है यहाँ पर क्या है? इक्वल है, बट डायरेक्शन क्या है यहाँ पर? अपोजिट है. ठीक है, सो दिस इज द सिंपल पार्ट रिगार्डिंग दिस अनबैलेंस्ड फोर्सेस एंड द बैलेंस्ड forces. Okay, now next point, that is the next point we can see, that is the laws of motion. Okay, let's see what are the laws of motion. Laws of motion, we know that there are 3 laws of motion that made by the Newton. Okay, also contributed by the Galileo also in the first law of motion. First of all, see Newton's
first law of motion. Newton's first law of motion. What is the Newton's first law of motion? We know that Newton's first law of motion, every object which is in the universe, okay, first of all, if an object is in a state of rest, it will remain in a state of rest. If an object is in a state of motion, it will remain in a state of motion unless it is acted upon by some external forces. First of all, I will write this statement on the board and we will start to study over here. Okay, so if a body which is in a state of rest, it will remains in the state of rest if a body which is a state of motion, it will remain in a state of motion unless it is acted upon by some एक्सटर्नल फोर्सेस. स्टेटमेंट बड़ा है बट मीनिंग बहुत ही इजी है इसका. क्या मीनिंग होता है? इफ बॉडी इज इन स्टेट ऑफ रेस्ट, सपोज कोई बॉडी है वो रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहेगी. सपोज विच ए बॉडी इज इन मूविंग कंडीशन, सपोज अ बॉडी इज इन मूविंग कंडीशन, दैट विल remains in the moving condition unless it is acted upon by some external forces. Suppose this is a body which is in a rest condition. जब मैं इसके ऊपर फोर्स लगाऊंगा तभी क्या होने वाली है? ये बॉडी मूव होने वाली है. सपोज ये बॉडी मूव हो रही है, मैं इसको फोर्स लगाने के बाद ही ये क्या होगी? इसकी जो स्टेट है वो चेंज होगी. मोशन में है तो ये रेस्ट में लाने के लिए भी फोर्स लगाना पड़ता है. अगर रेस्ट में है, मोशन में लाने के लिए भी फोर्स लगाना पड़ता है. तो यही मीनिंग है इसका. ठीक है, स्टेटमेंट बड़ा है मीन्स हार्ड नहीं है. Okay, if a body is in a state of rest, it will remain in the state of rest. If a body which is in state of motion, motion में है तो motion में ही रहेगी. कब तक रहेगी भाई? जब तक कोई भी एक्सटर्नल टाइप का हम उसके ऊपर फोर्स अप्लाई नहीं करते हैं तब. दिस इज द फर्स्ट लॉ ऑफ न्यूटन, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन. ओके, नाउ सेकंड स्टेटमेंट, दैट इज न्यूटन्स सेकंड लॉ of motion. Now what is the Newton's second law of motion? Newton's second law of motion का बहुत ही इजी एक फॉर्मूला है. उस फॉर्मूला के ऊपर से आप उसका डेफिनेशन यहाँ पर फॉर्मेशन कर सकते हो. सपोज एक्सेलरेशन इज देयर. एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मास ऑफ दैट ऑब्जेक्ट. ठीक है, मैं स्टेटमेंट ना लिखते हुए इसको मैथमेटिकल फॉर्म में यहाँ पर लिख दिया हूँ. ठीक है, कैसे इसको कैसे हमने समझना है? न्यूटन से सेकंड लॉ ऑफ मोशन. सपोज दिस इज एन ऑब्जेक्ट, ओके, दिस इज एन मार्कर, ओके, ओके. सपोज वी आर अप्लाइंग द फोर्स ऑन दैट ऑब्जेक्ट. इफ वी आर अप्लाइंग द फोर्स ऑन दैट ऑब्जेक्ट, द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड ओवर हियर. ओके, ये मार्कर में क्या हो रहा है? एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है. एक्सेलरेशन कैसे हो रहा है? ये रेस्ट में था, जैसे ही फोर्स अप्लाई किया ये क्या हो गया? यहाँ से डिस्प्लेस हो गया, एक्सेलरेट हो गया. ओके, द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड बाय द ऑब्जेक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स. जितना फोर्स मैं यहाँ से अप्लाई कर रहा हूँ उसको वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मास ऑफ दैट ऑब्जेक्ट. नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल? इफ द एक्सेलरेशन इज गेट इंक्रीजेस, the force also get increases. This is the directly proportional. If the acceleration get decreases, the force also get decreases. दिस इज द डायरेक्टली प्रोपोर्शनल. अगर एक्सेलरेशन बढ़ता है तो फोर्स भी बढ़ेगा, एक्सेलरेशन कम होता है तो फोर्स भी कम होगा. क्यों? क्योंकि वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है. ओके, इफ द एक्सेलरेशन इंक्रीजेस, मास इंक्रीज होगा क्या? नहीं होगा, मास विल गेट डिक्रीजेस. इफ द एक्सेलरेशन इंक्रीजेस, मास गेट डिक्रीजेस. इफ द एक्सेलरेशन डिक्रीजेस, मास गेट इंक्रीजेस. व्हाई? बिकॉज दे आर द इनवर्सली प्रोपोर्शनल. इनवर्सली प्रोपोर्शनल में क्या होता है? एक क्वांटिटी बढ़ती है तो दूसरी कम होती है, दूसरी अगर पहली बढ़ती है तो ये कम होने वाली है. तो यहाँ पर ये इनवर्स बिहेव करती है, इसलिए इसका नाम है इनवर्सली
proportional. Okay, so Newton's second law of motion हमने यहाँ पर पढ़ लिया. Now third and the last law of motion, that is the Newton's third law of motion. What is the Newton's third law of motion? Okay, Newton's third law of motion बहुत easy है. To every action there is an equal and opposite force of reaction. Okay, equal and opposite force of reaction. Suppose we हमारे पास एक बॉल है, हम बॉल क्या करते हैं, बॉल के ऊपर जैसे फेंकते हैं, ठीक है. हमने बॉल को क्या किया, थ्रो किया बॉल के ऊपर. जैसे ही हमने बॉल को बॉल के ऊपर थ्रो किया, वो F फोर्स से हम थ्रो कर रहे हैं, विद द F फोर्स. ओके, वी आर throwing the ball towards the wall with the force of F is there. The ball comes back towards us. बॉल फिर से हमारे पास आता है with the force of F. सेम फोर्स से हमारे पास आता है but with the opposite direction. तो यही मीनिंग है इस स्टेटमेंट का. To every action there is an equal F equal but opposite force of reaction. Opposite means this is the positive and this is the negative. This is the opposite force of reaction over here. Okay, so this is the simple Newton's laws of motion. Newton's first law of motion, Newton's second law of motion, Newton's third law of motion. Okay, so ये laws of motion के बारे में हमने यहाँ पर पार्ट देख लिया है. Okay, now तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने यहाँ पर क्या देखा, फिर से हम उसको रिवाइज कर लेते हैं. We have started the lesson, that is the 9th lesson, force and the laws of motion. ठीक है, हम इसका बहुत ही बेसिक लेक्चर यहाँ पर स्टडी कर रहे हैं. ओके, तो ये हम यहाँ पर सिर्फ बेसिक कंसेप्ट जो है हमारे वो हम यहाँ पर क्लियर कर रहे हैं.